मित्रों नमस्कार। इसमें लोग जुड़े हुए हैं ये समझ में तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अर्पण कुमार जी के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर आज अज्ञेय रचनाकार और रचनाकर्म विषय पर कुछ डिसजॉइंट नोट्स, असंगठित विशृंखलित नोट्स की हाँ जी रूपा जी नमस्ते। मैं ही बोल रहा हूँ आनंद सिंह। तो उन विशृंखलित नोट्स की थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। अज्ञेय जी का कल जन्मदिन था। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सन्नाटे का छंद पुस्तक आपको भेंट करनी थी, लेकिन दुर्योग से मेरे पास पुस्तक नहीं रही, लेकिन शीघ्र ही उसका एक नया संस्करण आ रहा है, तो रूपा जी को मैं ज़रूर भेजूँगा। बहुत स्वागत है। आप सब मित्रों के साथ अज्ञेय विषयक चर्चा करना मुझे सुखद लग रहा है। यद्यपि आज अचानक ही मुझे अर्पण कुमार जी ने आदेशित किया है स्नेह से कि मैं अज्ञेय जी पर कुछ बातचीत करूं। मैंने कहा बातचीत करने के लिए कुछ विशेष तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बातों की चर्चा तो कर ही सकते हैं। कुछ नोट्स की चर्चा हम यूँ भी करेंगे। उनके व्यक्तिगत संपर्क में तो मुझे रहने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनके संपर्क में रहने का मुझे अच्छा खासा अवसर मिला। एक इंटेंस चांस जिसको हम कह सकते हैं, वो मुझे मिला, और कहीं न कहीं उसने मुझे संस्कारित किया उन चर्चाओं ने और उन बदतरसों ने जो अज्ञेय जी से संबंधित थीं। मेरे गुरु डॉक्टर मानस मुकुलदास, जिनकी चर्चा मैंने कई बार फेसबुक पर भी की है, उन्होंने ही मुझे अज्ञेय साहित्य की ओर रुचिशील बनाया था, जोड़ा था, और काम करने का मौका भी मिला। और दूसरे मेरे गुरु डॉक्टर रामकमल राय, जो अज्ञेय जी के जीवनीकार भी थे, और नरेश मेहता तथा अज्ञेय जी के बीच जो अनबन थी उसको दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। तो इस तरह ऐसे बड़े लोगों के बीच काम करने वाले मेरे दोनों गुरुजन, उनके निकट रहने का मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला। अज्ञेय विषयक चर्चाएं तो हम सभी ने सुनी हैं, और अनेक बार ये बात आती है कि वो एक बहुत रहस्यमय किस्म के व्यक्ति थे। एक तरह का वलय, रहस्यात्मक वलय उनके इर्द गिर्द मौजूद था, और उसको पार करके अज्ञेय के रचनाकार और उनके रचना कर्म की थाह पा लेना किंचित कठिन था, दुष्कर भी था। लेकिन हम लोग आज जब अज्ञेय जी के साहित्य और उनके जीवन को भी देखते हैं, कुछ वीडियोस भी अज्ञेय जी के उपलब्ध हैं, तो उनको भी सुनने का अवसर मिलता है। तो एक तरह से हम उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं और जोड़ने की भी कोशिश करते हैं उनके शब्द कर्म को, उनके रचना कर्म को, उनकी अंतस यात्रा से, क्योंकि उनका साहित्य अंततः उनके अंतस यात्रा का ही प्रतिफलन है, और एक तरह की यात्रा है वो भीतर से बाहर की ओर, और कभी कभी बाहर से भीतर की ओर भी। तो बंधुओं, मित्रों, आप सभी का यहाँ इस जनसुलभ मंच पर अभिनंदन करता हूँ और साझा करना चाहता हूँ जो अज्ञेय जी के रचनाकार और उनके रचनाकर्म से संबंधित है। कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये भी थोड़ा कठिन मुझे लगता है, लेकिन चूँकि पहले ही मैंने निवेदन किया कि एक तरह के डिसजॉइंट नोट्स की तरह है मामला, विशृंखलित टूटे फूटे नोट्स हैं, तो उससे शायद कुछ बात बन सके। बात तो बहुत पुरानी है,
लगभग 34 साल पुरानी एक एक समय था दिसंबर के महीने में, जब कैवेंटर्स लेन में उनकी स्थायी अनुपस्थिति में मैं उनके घर पहुंचा था। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सर, अंग्रेजी के सर डॉक्टर मानस मुकुल दास ने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं शीघ्र ही दिल्ली आऊँगा और तुमको अज्ञे जी से मिलाऊँगा, तुम वहाँ रहना और मैं जहाँ बताऊँगा वहाँ चले आना। मैं प्रतीक्षा करता रहा। ये संभवतः मार्च के आसपास, 1986 के आसपास का अंतर्देशीय पत्र था, जिसमें अंग्रेज़ी में मानस दा ने मेरे लिए लिखा था और सूचित किया था कि वो आने वाले हैं शीघ्र ही और हम दोनों मिलकर अज्ञे जी के साथ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, मेरा ही दुर्भाग्य था कि ऐसा कुछ हो नहीं सका और उसके कुछ ही दिनों बाद, 15-20 दिन बाद ही सहसा ये सूचना मिली कि अज्ञे जी अब नहीं रहे। एक हृदयाघात से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया। संभवतः निधन पहले ही हो गया और अस्पताल बाद में पहुँचे, कुछ इस तरह की बात थी। उर्मिला दीदी को प्रणाम। वो होती तो संभवतः स्पंदन के माध्यम से हम लोग कुछ कार्यक्रम अज्ञे जी पर किए होते, लेकिन अभी वो बाहर हैं, विदेश में हैं। लौट कर जब आएंगी तो हम लोग फिर कुछ न कुछ आयोजित करेंगे। तो उनके देहावसान के अनेक महीनों बाद, 7-8 महीनों बाद, संभवतः दिसंबर में 5-6 महीने बाद ही हुआ होगा, उनकी अनुपस्थिति में, स्थायी अनुपस्थिति में ही कैवेंटर्स लेन में गया था। और तब मैं पढ़ ही रहा था। सरदार पटेल रोड पर अंदर की ओर जाती एक लेन, जिसके अंत में एक विशाल दरवाज़ा था, खासा पुराना, जैसा विक्टोरियन भवनों में प्रवेश करने पर अनेक कोणीय स्तंभ वाले गेट होते हैं और बहुत बड़े बड़े सींगचों वाले दरवाजे अटे होते हैं, वैसे रास्तों पर ढेर सारे पत्ते थे और आने जाने की लकीरें बनी हुई थी। कच्चा रास्ता था और भीतर जाने पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, नीम के, आम के, इमली, बरगद, पीपल के, कुछ और भी थे, न जाने कितने। अंदर जाने पर और एकांत था, मानो वन देवता का बसेरा हो। धीरे धीरे एक बंगला उभरा, खंभेदार, बहुत सारे खंभे थे उसमें। वो पुराने अंग्रेज़ी बंगलों की तर्ज पर एक तरह का विशाल बंगलो था। वहाँ पर चारों ओर फूलों के हज़ारों गमले थे। बंगले के बरामदे में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ियों के पास भी आने जाने का रास्ता छोड़कर गमले ही गमले थे, जिनमें बहुत सारे तरह के पौधे थे और फूल थे। बंगले के पीछे भी एक जंगल लहरा रहा था, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। एकदम जंगली परिवेश देखकर कुछ अचरज भी हुआ और सहसा मुझे उनके वन संबंधी काव्य की स्मृति भी आई, याद भी आई कि वो कितना अधिक वन से लगाव रखते थे। तो ये भी वहाँ हमको देखने को मिला, एक तरह का, इस तरह का वानस्पतिक वैभव भी वहाँ दिखाई दिया। तो बंगले के बाईं तरफ एक कटीले तार और चारदीवार की बाड़ थी और बहुत गधीन झाड़ियों वाली, जिसमें और विचित्र किस्म के कांटेदार पौधे थे। बताया गया था कि वहीं पर किसी चपरासी ने बताया कि संजय गांधी का विमान इन्हीं झाड़ियों में कहीं गिरा था। और बंगले के बाहर सामने 3-4 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, नीम के, ऊपर की डालों डगालों में आपस में बहुत गूंथे हुए जैसे। और एक पेड़ पर ऊपर लकड़ी का घर बना हुआ था जो हरे रंग से पुता था। नीचे से सीढ़ियाँ गई हुई थीं और लोहे के लकड़ी की सीढ़ियाँ थीं, लेकिन लोहे का बेस था और पकड़ के चढ़ने के लिए उसमें रेलिंग भी बनी हुई थी। सीढ़ियों पर चढ़कर मैं ऊपर गया तो जिस कमरे को नीचे से छोटा देखा वो काफ़ी बड़ा नज़र आया और उसमें जालीदार स्लाइडर लगे हुए थे खिड़कियों की तरह। एक पटरे का फर्श बनाया गया था और लोहे की क्लिपिंग्स थी, सब कुछ हरा हरा था। शंकर दयाल सिंह जी ने याद एक यायावर की नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पटना
के गेस्ट हाउस में वैसा ही कोई पेड़ पर उन्होंने घर देखा था और उसे देखकर बढ़ई की मदद से दिल्ली में वो घर उन्होंने बनाया। कहते हैं कि वो उस घर में मरुथल शीर्षक की कुछ कविताओं का पाठ भी करने वाले थे, लेकिन वो पाठ नहीं कर सके। बहरहाल नीचे उतरकर बंगले में उस घर के कई कमरों में गया। लाइब्रेरी वाली बैठक, लगभग सभी पुस्तकों पर ब्राउन पेपर का कवर चढ़ा हुआ था। उसी से सटा हुआ 4 कुर्सियों वाला डाइनिंग कक्ष था, छोटा सा। उसे देखते ही ये पता चलता था कि उनका क्लोज सर्किल केवल 4 आदमियों का रहता होगा। पास ही की दीवालों की छोटी छोटी अलमारियाँ थीं जिनमें कंकड़, पत्थर जैसी कलात्मक चीज़ें, शंख, सीपियाँ, घोंघे, बहुत सारी ऐसी कलात्मक चीज़ें रखी हुई थी जिन्हें दुनिया भर के समुद्री तटों से बटोरा था। एक दीवार पर फोटो लगी हुई थी जिसमें वह कैमरे से फ़ोटो ले रहे थे, ऐसी एक फ़ोटो थी। उनके पढ़ने लिखने के कमरे को भी मैंने देखा था। वो ऐसा ही था, वो काफ़ी बड़ा सा, चारों ओर ऊपर तक पुस्तकें थीं और एक बड़ा सा लैंप था जो दीवार पे लगा हुआ था और उनकी कुर्सी पर रोशनी डालता था जहाँ वो बैठते रहे होंगे। एक टाइपराइटर था और पीछे के बरामदे के पास एक रसोई घर था। बरामदे में एक रसोई महाराज मिले जिन्होंने बताया कि विद्यानिवास मिश्र जी ने गोरखपुर से इन्हें बुलाकर रखवाया था। उन्होंने बताया कि मैडम बाहर गई हैं, आप इंतज़ार करिए, प्रतीक्षा करिए, आती होंगी। तभी वहाँ काफ़ी देर के बाद इला डालमिया जी प्रकट हुई। मैं बाहर वाले पेड़ के घर की फ़ोटो ले रहा था और एक हरे रंग की मारुति चलाती हुई एक आकर्षक परिधान में लंबी सी उन्मुक्त काया वाली वो आई गौर वर्णा। चौकोर चेहरा था, आंखें सुंदर थीं। संक्षिप्त परिचय और तनिक बातचीत हुई। अज्ञेय जी का स्मरण करती हुई उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बार बार उनकी आंखें डबडबा जाती थीं। अज्ञेय स्मृति की थकान। काफ़ी बाद में मैंने उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पर किताबों की एक दुकान में भी देखा था। संभवतः उनका विवाह हुआ था कोइराला जी से, उनके पति भी वहाँ थे, ऐसा अनुमान लगाया मैंने। बाद में उनकी एक किताब आई थी छत पर अपर्णा। उसमें बतौर कथाकार एक अभ्यासी लेखक की तरह उन्होंने अपने आत्मजीवन के बिंबों की पुनर्रचना की थी, जो पढ़ने से साफ समझ में आ जाता था कि अज्ञेय जी से संबंधित एक समानांतर कथा वहाँ लिखी गई है। उन्होंने एक वृत्त चित्र बनाया था जो अज्ञेय के जीवन काल में ही बना था, इला जी ने बनाया था। उसका नाम ही था सन्नाटे का छंद। और जब मुझे अपनी किताब प्रकाशित करनी हुई अज्ञेय जी पर, तो मैंने भी उसका नाम यही रखा था, सन्नाटे का छंद। इला जी ने एक छोटी सी किताब और भी निकाली थी, कवि नायक अज्ञेय, जो उनके विषय में है और उनकी रचनाओं के कोलाज से बनी हुई किताब है। मैंने अज्ञेय जी की कविताएं छात्रावस्था में वैसे ही पढ़ी थी जैसे उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, ये एक कविता थी जिसका शीर्षक था मैंने आहुति बनकर देखा। ये कोर्स में लगी हुई थी। तब तक दिनकर, निराला, प्रसाद मेरे प्रिय कवि थे, लेकिन उनके साहित्य से गहरे स्तरों पर परिचय कराने वाले और उनमें रमाने वाले मानसदा थे। मानसदा यानी प्रोफेसर मानस मुकुलदास, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और बाद में विभागाध्यक्ष भी हुए। वो स्वयं ही एक बड़े ही जागृत और आत्मचेता, आत्मशोधी व्यक्तित्व रहे हैं और मेरे जीवन को बहुत गहरे स्तरों पर प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं। अथर्वा नाम की कृति जो कविता की मेरी पिछले वर्ष आई थी, मानसदा को ही समर्पित है। तो अब मानसदा ने कहा तो था कि हम अज्ञेय से मिलाएंगे, लेकिन भौतिक रूप से अज्ञेय से मिलाना संभव नहीं हो सका। लेकिन एक अभौतिक अज्ञेय जो भौतिक शरीर के बाद भी यशः काय में जीवित हैं, उनसे उन्होंने हमारा परिचय कराया और वो परिचय धीरे धीरे घनिष्ठता में बदलता चला गया। अज्ञेय जी से न मिलना, नहीं मिल पाने जैसा तो नहीं रहा, लेकिन मिलना भी संभव नहीं हो सका। और मैं कह सकता हूँ कि अपने प्रिय लेखक से एक तरह का ये स्थायी वियोग भी है। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि अज्ञेय जी सभी कवियों लेखकों के लिए एक चुनौती रहे हैं। जब उपस्थित थे तब भी, और जब अनुपस्थित हुए तब तो और भी।
जब लकड़ी दबाए पंजों में हारिल की तरह आत्मदान की मुद्रा में आसमान नाप रहे थे तब भी, और जब आत्मोत्सर्ग कर गजराज पहाड़ पर चला गया तब भी। उन्हें एक समय नामवर जी ने चिड़ियाघर के चिंपांजी की तरह मनहूस कहा था। और दूसरी ओर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि कुछ लोग लड़की होते तो उनसे शादी की इच्छा भी रखते थे। नरेश मेहता से उनकी 33 सालों की अनबन रही, लेकिन शब्द पुरुष में जिस तरह उन्होंने अज्ञेय जी को याद किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बकौल नरेश मेहता, जीवन के अंत समय में जब वात्स्यायन जी से उनके रिश्ते आत्मीय हुए तो संबंधों का वह पन्ना बाँचने के पहले ही उठ हो गया। यही दुर्भाग्य धर्मवीर भारती के साथ घटित हुआ। एक समय उन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा की भूमिका भी लिखी थी और बाद में खटास हो गया। संभवतः अज्ञेय जी ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। राजनैतिक लोगों में अज्ञेय जी नेहरू जी के बहुत निकट थे। उनकी पत्नी कपिला जी के बहुत गहरे संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से थे और अज्ञेय जी का बाद में संबंध जयप्रकाश जी से भी था। उनके साथ मिलकर उन्होंने पत्रिका भी निकाली थी। रेणु जी से भी अज्ञेय जी के बहुत गहरे संबंध थे। शमशेर उनके प्रति आकर्षित थे लेकिन मूल्यांकन अपने ढंग से करते थे। तो केदारनाथ अग्रवाल को नदी के द्वीप से बहुत तकलीफ थी। आपने देखा होगा अगर अज्ञेय साहित्य के संचयन में कुछ जो पत्र छपे हुए हैं केदारनाथ अग्रवाल को लिखे हुए, वो बड़े महत्वपूर्ण है। उससे उनके दोनों के अद्भुत रिश्तों का पता चलता है। अद्भुत क्या कहूँ, विचित्र ही कहूँगा। कहते हैं कि एक शिविर में बाकायदा फरमान जारी कर कहा जाता था कि अज्ञेय जी को न पढ़ा जाए। सप्तकों से भी बहुत तबाही मची हुई थी। जो सप्तक के अंदर थे और जो बाहर रह गए उनके बीच भी संघर्ष हुआ। सब इतिहास की घटनाएं हैं। लेकिन अज्ञेय का महत्व लगातार बढ़ता गया। ओशो रजनीश जिन्होंने अनेकानेक पुस्तकों का, शताधिक पुस्तकों का नाम लिया है द बुक्स आई हैव लव्ड में, उसमें हिंदी, आधुनिक हिंदी की एक ही कृति मौजूद है जिसका नाम नदी के द्वीप है, जो अज्ञेय जी का उपन्यास है। ओशो ने कहा कि दुर्भाग्यवश यह कृति हिंदी में है, नहीं तो ये नोबेल पुरस्कार के योग्य थी। यहाँ तक कहा कि न तो टॉल्स्टॉय इसे लिख सकते थे न चेखव। यह प्योर मेडिटेशन की बुक है। भगवत शरण उपाध्याय जो दिनकर की उर्वशी की नकारात्मक समीक्षा से विख्यात हो गए थे, उन्होंने इस कृति को सुंदर सेब लेकिन भीतर से सड़ा कहा। दिनकर जी अज्ञेय जी को लेकर सदा असमंजस में रहे। दुनिया के सामने प्रस्तुत करने हेतु अनुवाद योग्य जिन पुस्तकों की सूची बन रही थी उसमें वह नदी के द्वीप को नहीं रखना चाहते थे। बाद में उनकी दृष्टि बदली। कुछ विचित्र यह भी नहीं है कि नागार्जुन की दृष्टि भी अज्ञेय जी के प्रति कोई बहुत उदार नहीं थी। वह अज्ञेय प्रेमियों से मुंह फेर लेते थे। ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मानस मुकुलदास ने लिखा है कि अज्ञेय हिंदी के पहले कवि थे जो इलाहाबाद में हेस्टिंग्स रोड पर कम्यून बनाकर रहते थे। कई कवियों के साथ साझेदारी में रहना ये एक अद्भुत अपूर्व सहकारी प्रयोग था। और इसका उल्लेख यदि आप पढ़ना चाहें तो अपने अपने अज्ञेय, जिसका संपादन ओम थानवी ने किया है, उसमें जीने का वैभव शीर्षक से जो मानसदा का लेख है, लेख तो अंग्रेजी में था लेकिन उसका बड़ा ही सुंदर अनुवाद शंपा जी ने किया, शंपा शाह ने। आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें वो 40वां लेख है। अपने अपने अज्ञेय का पहला खंड, 40वां लेख और पृष्ठ संख्या 351 से 351 से ये होगा करीब, काफ़ी लंबा लेख है। 394 तक काफ़ी बड़ा लेख है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें अज्ञेय जी के जीवन के बड़े ही रोचक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हेस्टिंग्स रोड पर रहते थे उसका भी उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। उसमें भारत भूषण अग्रवाल हैं, नेमीचंद जैन हैं, अमृत राय हैं और मानसदा के पिता, मानस मुकुलदास के पिता आशा मुकुलदास अपनी पत्नी यानी मानस जी की माँ तहसीलता दास के साथ वहाँ रह रहे थे। वहाँ मानसदा से अनेक बार बातचीत में भी ये बात मुझे उन्होंने बताई थी कि वहीं हेस्टिंग्स रोड पर रहते हुए ही तार सप्तक के संपादकीय कार्य से वो जुड़े स्वेच्छा से, और बाद में श्रेय लेने और दावा करने की कई कवियों ने कोशिश की। जो दूसरा संस्करण
तार सप्तक आया उसमें कवियों ने अपने वक्तव्य बदले और श्रेय वाली बात भी लिखी है, तो यथावत वो चीज़ें छपी भी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी सुंदर कृति है मिट्टी की ओर, उसमें उन्होंने तार सप्तक को एक बड़े खूबसूरत अंदाज से देखा और कहा कि इसके भीतर से हिंदी की कोई नई आवाज़ सामने आ रही है। प्रथम दृष्टया तो ये कविताएं अच्छी नहीं मालूम हो रही हैं, लेकिन इनके भीतर से कोई ना कोई एक नई चीज़ सामने आ रही है जिससे हिंदी कविता बदल सकती है, उसका तेवर मिजाज बदल सकता है, उसकी अंतरानुभूति बदल रही है, ऐसा लग रहा है तार सप्तक को पढ़ करके। ये दिनकर जी ने लिखा है मिट्टी की ओर में। तार सप्तक के दूसरे संस्करण में अज्ञे जी ने सभी कवियों के जो वक्तव्य छापे थे, जिसमें उन्होंने श्रेय लेने के दावे किए हैं, तो यह भी उनकी तटस्थता का एक परिचायक है। अपने अपने अज्ञे जो संकलन बनाया है ओम थानवी जी ने, बहुत खूबसूरत है। इसे अज्ञे प्रेमियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। काफ़ी बड़ा है ये, 2 खंडों में, और इसको पढ़कर अज्ञे के व्यक्तित्व के कई खूबसूरत आयाम पता चलते हैं। अज्ञे को समझने के लिए ये किताब बड़ी ज़रूरी लगती है। यूँ तो अज्ञे के कवि कर्म और चिंतन कर्म को लेकर बड़े आलोचकों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगती है जो रामविलास शर्मा ने कही थी कि अज्ञे प्रकृति के बड़े ही श्रेष्ठ कवि हैं। निराला ने स्वयं उन्हें कवि और उपन्यास के रूप में पोएट एंड नॉवेलिस्ट इन द हाईएस्ट रैंक ऐसा लिख के दिया था। विश्व भारती क्वार्टरली में यद्यपि अज्ञे जी ने एक खतरनाक वाक्य लिख दिया था जिसके लिए उन्हें बहुत खेद हुआ कि एज ए पोएट एट एनी रेट निराला इज डेड। यह उनकी गलती थी जिसको उन्होंने बाद में स्वीकार किया और लिखा भी। स्मृति लेखा में निराला पर जो वसंत का अग्रदूत नाम का वो संस्मरण लेख है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। अपने कार्य को बचकानापन कहा है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से अधिक वो तुलसीदास को ज़्यादा पसंद करते थे और कहते थे कि एक सांस्कृतिक इतिहास ही तुलसीदास के माध्यम से खुलता चला आता था। मुक्तिबोध को वो अपनी आत्मा का मित्र कहते थे। तार सप्तक के वो पहले कवि भी हैं और सप्तक के अंत में स्वयं उपस्थित हैं, और हम कह सकते हैं कि पहला जो जिसको तार सप्तक कहते हैं, तो तार सप्तक का पहला कवि मुक्तिबोध और अंतिम कवि अज्ञे, ये दोनों महत्वपूर्ण कवि के रूप में बचे जिससे नई कविता का पथ प्रशस्त हुआ और दोनों 2 धाराओं की तरह, कभी कभी विरोधी धाराओं की तरह भी स्थापित किए जाते रहे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। अज्ञे ने प्रतीक और नया प्रतीक नामक संपादकीय पत्र भी निकाला। कहते हैं कि ये साहित्यिक पत्रकारिता की मानदंड बन गए थे और उनके माध्यम से अनेक नवाचार अज्ञे जी ने किए। दिनमान की जो पाक्षिक पत्रिका निकलती थी दिनमान, उसकी क्या हैसियत थी ये पत्रकारिता वाले ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। केदारनाथ सिंह से भी उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन शुष्क संबंध रहे। यद्यपि अनेक कवियों की पहचान दूसरा और तीसरा सप्तक से बनी, जिसका कहीं न कहीं श्रेय अज्ञे को तो है। कृष्ण बलदेव बैद अज्ञे को पंजाबी समझकर उनके प्रति बहुत विचित्र वेयर्ड थिंकिंग रखते थे। अश्क जी भी अज्ञे जी से कोई बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे। इन सब चीज़ों का उल्लेख तो अज्ञे जी ने भी किया है। डॉक्टर गोपाल राय जो हिंदी उपन्यासों या कथा साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की हैसियत से अभी भी मील का पत्थर है। मैंने एक बार गोविंद मिश्र जी को बोलते हुए सुना भारत भवन में, तो शेखर एक जीवनी पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस भावुक इंटेंसिटी से शेखर एक जीवनी शुरू में अपील करती थी, अब वो उतनी अपील नहीं करती, और न केवल वही बल्कि उनके लेखन में अब कुछ खास उन्हें नहीं लगता। हालांकि नामवर जी 5 प्रमुख कालजयी उपन्यासों में शेखर एक जीवनी की गणना करते हैं। अज्ञे की कविता का जहाँ तक सवाल है, कहा गया है कि वह आत्मलब्धि, अपने सेल्फ के निकट जाने की कविता है और आत्मोन्मेष की कविता है, अपनी आंखें खोलने की कविता है। अधिक बाहर को देखना और बाहर के माध्यम से भीतर को देखना, एक तरह का
अपने अंतस के मुकुर से, अपने अंतस के दर्पण से बाहर को देखना और उसी दर्पण पर अपने अंतस को भी प्रतिबिंबित देखना, ये अज्ञे की कविता की विशेषता है। अपनी आलोचना के उत्तर जीवन में स्वयं नामवर जी ने निराला के बाद उन्हें सबसे बड़ा कवि कहा। यह एक विचलन भी कहलाया, लेकिन ऐसा कहा गया। मंगलेश डबराल अज्ञे जी से प्रसन्न नहीं थे, उनकी कविता को वो बहुत महत्व नहीं देते थे। नाच कविता में अज्ञे को एलियट द्वारा जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की चर्चा की गई है उसका उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अज्ञे को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह तटस्थ होकर नटों का यूज़ करते हैं, वहाँ नटों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। जबकि नामवर जी इस कविता का विशेष उल्लेख करके कहते हैं कि यह अत्यंत विशिष्ट कविता है। कुट्टी चातन नाम से अज्ञे ने जोगलिखी प्रकाशित की तो कहा गया कि रम्य रचना का मानक यही कृति है। भवंती और अंतरा जो अज्ञे की डायरियाँ थीं, जिसको उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल पैनल है रचनाकार का और जिसे देखा जाना चाहिए, और कभी कभी रचनाकार ही उसको खोलता है कि वो पाठक उसके क्रीव को देख सके, कंट्रोल पैनल को देख सके, उसकी प्रयोगशाला को देख सके। कभी कभी पाठक को वहाँ भी आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो भवंती और अंतरा और बाद में शाश्वती भी इस तरह का उद्यम थी जिसने पाठक और रचनाकार के बीच की दूरी को काफ़ी कम किया। इन दोनों का अनुवाद मानसदा ने ही ट्रिकुलेंट क्ले और प्रिपेयरिंग द ग्राउंड नाम से किया था। कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हालांकि उसकी बंगला में समीक्षा करते हुए निंदा भी की गई थी कि कुल 100 पृष्ठों की किताब को पुरस्कृत किया गया है। आज के लोकप्रिय कवि अज्ञे नामक जो श्रृंखला आई थी, व्यक्तित्व मूल्यांकन और प्रतिनिधि कविताएं जो राजपाल एंड सन से प्रकाशित हुई थी, तो उसमें पहला ही प्रश्न विद्यानिवास जी ने यह उठाया है कि अज्ञे लोकप्रिय कवि कैसे, क्योंकि लोकप्रियता तो मानो अन्य कवियों के ही जिम्मे है। अज्ञे भला लोकप्रिय कैसे हो सकता है, लोक का संबंध अज्ञे से कैसे हो सकता है, जबकि वो तो अभिजात के कवि हैं। ऐसा जो एक कुप्रचार किया गया उसको उन्होंने ध्वस्त किया विद्यानिवास जी ने। उसकी भूमिका आज भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। कहते हैं कि नवभारत टाइम्स का जब संपादक अज्ञे जी बने थे तो उन्होंने इस शर्त पर संपादक बनना स्वीकार किया था कि उन्हें टॉपमोस्ट अंग्रेजी दैनिक के संपादक से 1 रुपया अधिक वेतन दिया जाएगा, तभी वो स्वीकार करेंगे। ये हिंदी की मर्यादा के लिए शर्त रखी थी। अज्ञे को भारत में तो इस काम के लायक नहीं समझा गया, लेकिन भारत के बाहर कैलिफोर्निया में और जर्मनी में इंडोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में महत्व दिया गया, उन्हें बुलाया गया और काम दिया गया। एक बड़ा रोचक वाकया शंकर दयाल सिंह ने लिखा है कि एक बार जब वो सीतामढ़ी शंकर दयाल सिंह अज्ञे जी को लेके जा रहे थे तो वहाँ पर डकैतों ने घेर लिया, और जब पता चला कि अज्ञे जी हैं तो उनसे कविता सुनाने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने जीप की रोशनी में सुनाया। जय जानकी यात्रा और भागवत भूमि यात्रा जो अज्ञे जी ने लेखकों को लेकर की थी, उसके कारण अज्ञे को सांप्रदायिक कवि भी कहा गया। हालांकि अशोक वाजपेयी जी ने लिखा कि न तो उनका कोई संबंध इन शक्तियों से था, न हो सकता था, लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक रथ यात्राएँ भी उसी समय चल रही थीं और उससे कहीं ना कहीं अज्ञे को जोड़ दिया गया। तो एक तरह का कुप्रचार भी अज्ञे के विरुद्ध खूब किया गया। रविभूषण जी ने कहा है कि अज्ञे की कविता भारत में विदेशी पूंजी को बल देती है, वो शोषण के प्रतीक हैं। आशुतोष कुमार जी अज्ञे के निंदक ही हैं एक तरह से, जबकि रमेश चंद्र शाह ने स्वीकार किया है कि उन पर बहुत गहरी छाप अज्ञे की कविता और भाषा की पड़ी है। रामकमल राय कहते थे कि अज्ञे से प्रगतिशील लेखक पिंड नहीं छुड़ा सकते, उनका विरोध करके भी वो उनकी ही अस्मिता बताते हैं। एक तरह से सारे विरोधों के बावजूद अज्ञे ने एक समृद्ध जीवन जिया और वो भारत की परंपरा जिसको सनातन प्रवाह कहेंगे उसको अभिव्यक्त किया। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति आधुनिक किस्म की अभिव्यक्ति थी और परंपरा से अनेक जगह हट करके भी उन्होंने काम किया। स्वयं उन्होंने कहा है कि जो परंपरा को जानता है वही ये जानता है कि परंपरा की कड़ियाँ कहाँ पर कमज़ोर हैं और कहाँ पर परंपरा की रिपेयरिंग की जा सकती है या कहाँ पर परंपरा में हस्तक्षेप भी किया जाता है। मुझे याद है उनके न रहने पर प्रभाष जोशी ने जनसत्ता में जो संपादकीय लिखा था, उसमें लिखा कि अज्ञे हिंदी साहित्य की आधुनिकता के महाद्वीप हैं और अगर अज्ञे न होते तो आधुनिकता भी हमारी ऐसी सहज धरोहर नहीं होती। ऐसा मूल्यवान व्यक्ति कोई दूसरा दिखाई नहीं देता।
उनकी हर अदा में एक छंद है, चाहे सन्नाटे का ही छंद क्यों ना हो। अब अज्ञे जी की इन बातों पर बात करते हुए जो मूल विषय था कि रचनाकार और रचनाकर्म में क्या कोई पार्थक्य है, रचनाकार क्या रचनाकर्म से अलग हो सकता है। स्वयं अज्ञे ने एलियट से सहमति जताई थी जब शेखर एक जीवनी की भूमिका लिखी थी और उसमें एलियट की पंक्ति को दोहराया था कि देयर इज़ ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड ग्रेटर द सेपरेशन ग्रेटर द आर्टिस्ट। भोगने वाले प्राणी और रचना करने वाले सर्जक में सदैव एक अंतर होता है, और जितना बड़ा ये अंतर होता है उतना ही बड़ा वो लेखक या कलाकार होता है। और ऐसा लगता है कि अज्ञे उन पंक्तियों के समर्थन में थे। दूर तक भी अज्ञे के साहित्य को देखने से पता चलता है कि वह नागरिक जीवन में एक व्यक्ति की हैसियत से जो कर्तव्यमान व्यक्ति है और उसके माध्यम से प्रकट होने वाले लेखकीय व्यक्ति या रचनाकार व्यक्ति, दोनों में वो एक भिन्नता का अनुभव करते थे। कई बार वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे से अलग रखते थे। वो कहते थे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक नागरिक व्यक्ति है और अज्ञे एक रचनाकार हैं। तो ये दो तरह का व्यक्तित्व भी वो एक ही साथ ओढ़ के चलते थे। कई बार उसमें विरोधाभास भी था और कई बार विडंबनाएं भी थीं, लेकिन जो भी हो वो एक रोचक आख्यान की तरह सामने हमेशा प्रस्तुत होते हैं और आते हैं। मैं कुछ उनकी, मुझे अर्पण जी ने कहा था कि उनकी कुछ किसी कविता को लेकर जो कुछ मैंने लिखा है उसको भी एक बार सामने रखूं और पढ़ूं। तो इसके लिए मैं उनकी कविता लेता हूं, यद्यपि मालूम नहीं कि मुझे कितना समय अभी और है, लेकिन नदी के द्वीप एक प्रसिद्ध कविता है उनकी, और उस पर जो नाट्य का छंद नामक कृति में मैंने उनकी कविताओं पर कुछ लिखा था, उसमें से कुछ पढ़ने की अनुमति चाहता हूं और आपके सामने वो रखता हूं। नदी के द्वीप की रचना 11 दिसंबर 1949 को इलाहाबाद में हुई थी। डॉक्टर रामकमल राय ने लिखा है, हरी घास पर क्षणभर कविता संकलन में छपी नदी के द्वीप कविता का तो बड़ा ही रोचक प्रसंग है। अज्ञे उन दिनों इलाहाबाद में रह रहे थे। प्रतीक के संपादन से जुड़े उनके कवि मित्र भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचंद्र जैन में एक बार व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति के अंतर संबंधों को लेकर बहस हुई। बहस तो समाप्त हो गई, किंतु पूरा संदर्भ अज्ञे के लिए सर्जनात्मक उद्वेलन बन चुका था, जिसमें से उनकी सशक्त एवं युगांतरकारी कविता नदी के द्वीप का जन्म हुआ। नदी संस्कृति का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का और बृहद भूखंड समाज का। यह शिखर से सागर तक जो रामकमल जी ने उनकी जीवनी लिखी थी, उसके पृष्ठ 247 पर ये पंक्तियां आती। नदी के द्वीप का यह उभार सारे देश का द्वीपवत उभार है। इसकी प्रक्रिया अत्यंत गतिशील और ऐतिहासिक रही है। इसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक परिणाम काम कर रहे हैं। ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय उद्योगपतियों के आपसी हितों की टकराहट ने स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक तेज कर दिया था। अंग्रेजों की भारत पर निर्भरता और भारत से धन ले जाने की प्रवृत्ति और तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, मुस्लिम लीग की नीतियां और साम्यवादी दल का दृष्टिकोण आदि का सम्मिलित प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा। भारतीय पूंजीपतियों की स्थिति मजबूत हुई। इधर विश्व युद्ध के परिणाम जनता को भुगतने ही पड़ रहे थे। जीवन स्तर में गिरावट और भारी आर्थिक मंदी के कारण साधारण जनता की कमर ही टूट गई। औसत आय में वृद्धि न होने और महंगाई 3 गुना बढ़ जाने से सन 1945 में लोगों के लिए जीवन निर्वाह कठिन हो गया और श्रमिक वर्ग के शोषण में अत्यंत वृद्धि हुई। सन 1943 में देश का अकाल और उसके परिणाम स्वरूप अकेले बंगाल में 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत की स्थिति अत्यंत कमजोर थी। इंजीनियरिंग मशीन और अन्य सामानों की आवश्यकता होते हुए भी क्रय शक्ति नहीं थी। भारत में अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी कि उद्योग विकसित न होने पाएं और कार्यरत उद्योगों का सबसे बड़ा मुनाफा उनके ही हाथ में रहे। अनेक कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे। भारतीय किसानों और श्रमिकों के लिए भूख के कारण जो नारकीय स्थिति बनी हुई थी, वही उपनिवेशवादियों और भारतीय बड़े व्यापारियों के लिए इस धरती पर स्वर्ग की स्थिति थी। विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की और फ्रांस की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और विशाल अमेरिकी साम्राज्यवाद का उदय हुआ। दूसरी ओर रूस एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा। पूंजीवाद के गढ़ ढहने लगे थे और जनता को अमानवीय यंत्रणाओं और गुलामी से छुटकारा मिला। भारत की प्रगतिशील जनता ने रूस की समाजवादी व्यवस्था की सराहना की।
स्वयं जवाहरलाल नेहरू उस समय वामपंथी रुझान रखते थे। मेहनतकश भारतीय मजदूर वर्ग के गठन से समाजवाद की स्थापना और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जैसे आदर्शों को बल मिला। इस विचारधारा ने भारत में समाज को केंद्र में रखा और अमेरिकी पैटर्न के व्यक्तिवाद की मुखालफत की। सन 1945-46 तक किसान आंदोलन तेज हुआ, जिसमें तेलंगाना, तेभागा आदि के संघर्ष पैदा होना प्रारंभ हो चुके थे। कैबिनेट मिशन, नौसैनिक विद्रोह, माउंटबेटन योजना और अंततः भारत का विभाजन और खंडित स्वतंत्रता की प्राप्ति का सांस्कृतिक धक्का लगना स्वाभाविक था। विभाजन के काल में सांप्रदायिक दंगों का तूफान और गांधी जी की हत्या इस आज़ादी के मुंह पर भयानक कलंक था। नवंबर 1949 में संविधान का आत्मार्पण और भारतीय जनता को उसके मूल अधिकारों का प्रदाय मध्य वर्ग के लिए नदी में द्वीप का ही उभार था। समता का और स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता का ही निर्माण था। इसलिए यदि कहा जाए कि संपूर्ण देश ही द्वीप की तरह उभर रहा था तो सार्थक होगा। उस समय रूस और अमेरिका के अंतर विरोधी ध्रुवांत गहराने लगे थे और समाज बनाम व्यक्ति का सवाल किताबों से निकलकर सामान्य जीवन में भी प्रवेश पाना चाहता था। इस परिदृश्य में संघ लोकतंत्रात्मक गणराज्य की परिकल्पना के आधार पर भारत, व्यक्ति और समाज दोनों को एक मानकर चलना चाहता था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू अपनी समाजवादी छवि को छोड़ चुके थे। उनकी तत्काल आवश्यकता अधिक उत्पादन की थी, न कि किसी मौलिक सामाजिक प्रयोग की। वह अब भूतपूर्व विद्रोही समझे जाने लगे। एडगर स्नो ने लिखा है, अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पदारूढ़ नेहरू सामाजिक क्रांतिवादी नहीं बल्कि सुधारवादी हैं और वैध साधनों से उन्नति का समर्थन करते हैं। उनका सारा कार्यकलाप पदासीन वैध सुधारवादी का है। स्पष्ट है कि भारत की तत्कालीन विदेश नीति भी योजक सरीखी थी। लोकतंत्र और समाजवाद में सामंजस्य, रूस और अमेरिका में सामंजस्य और उन दोनों से अलग अपनी स्वतंत्रता का सामंजस्य तत्कालीन भारत की चिंता के अंग थे। भारत ने व्यक्ति और समाज को तो महत्व दिया ही, किंतु वह इससे अधिक अपनी परंपरागत बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति को महत्व देने की इच्छा रखता था, जिसे पुनर्जागरण की भावना ने जागृत किया था। परंपरागत बहुलतावादी सामाजिक भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति और समाज में सदैव सामंजस्य स्थापित करने की ही चेष्टा की है। उसे देखते हुए कहीं आभास तक नहीं होता कि व्यक्ति और समाज में कोई झगड़ा अथवा कोई पृथकता बोध भी है। भारतीय संस्कृति का यह गहरा अवदान और उसकी समन्वय भावना ही वह प्रमुख धारा है जो व्यक्ति और समाज तथा उनके अंतर संबंधों को एक सार्थक और सुद्देश्य मार्ग की ओर योजित कर सकती है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता के कारण ही भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पैदा हुई। अज्ञेय ने भारतीय संस्कृति की इस धारा को, जो व्यक्ति और समाज से अधिक बड़ी चीज है, महत्व दिया। भारतीय संस्कृति ने अपने सामाजिकता बोध को मनुष्य की पहचान से बांधा और उसे धर्म दृष्टि दी। महाभारत में न ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित वचन में मनुष्य को श्रेष्ठतर सत्ता घोषित किया गया है। यह मनुष्य कॉमन मैन नहीं है, बल्कि सब कॉमन मैन के बीच जो मैन है उसे श्रेष्ठतर घोषित किया गया है। विद्यानिवास मिश्र जी ने आज के लोकप्रिय कवि अज्ञेय की भूमिका में पृष्ठ 35 पर लिखा है, हर एक आदमी में द मैन, हर एक मनुष्य में वह सर्वांतर व्यापी, सब मनुष्यों में मनुष्य, वह दिव्य मनुष्य, वह दिव्य चेतना, वही है कॉमन मैन। कॉमन मैन का अर्थ यह नहीं है जो आपने आम आदमी के रूप में मान रखा है, आकारहीन गुमनाम व्यक्ति। वह विशेष व्यक्ति है कॉमन मैन जो सब में है और सब में अनुस्यूत है। वही विशेष व्यक्ति ही कॉमन मैन है, समान रूप से प्रवाहित है, और उसको देखना कॉमन मैन को देखना है। आकारहीन, गुणहीन, चेहराहीन व्यक्ति को देखना कॉमन मैन को देखना नहीं है। अज्ञेय ऐसे ही व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को, अर्थात उस व्यक्ति की उन संभावनाओं को जो स्वयं उस व्यक्ति से बड़ी हैं, नदी के द्वीप कहा है। इसी कॉमन मैन को अज्ञेय ने आदमी कहा है और आकारहीन, चेहराहीन मासेज या जनता से दूर रखा है। उनकी पंक्ति ही है, खोजने चलो आदमी, मिलती है जनता, छपती हैं खबरें, इतिहास नहीं बनता। अज्ञेय के मनुष्य बोध का ये एक आकार है। यही वह सार्थक और सही जमीन है जहां आकर अज्ञेय का व्यक्तित्ववाद सार्थक हो जाता है। यह व्यक्तित्ववाद अस्तित्ववादी व्यक्तिवाद नहीं है जिसका सार खो गया है। अस्तित्ववाद कहता है कि व्यक्ति का सार खो गया, सार तो खोजा जाना है बाद में, वस्तुओं की तरह। वस्तुओं की तरह उसका सार पूर्व से उपस्थित नहीं है। वस्तुओं का सार पहले उपस्थित है, उसके अनुकरण में वस्तुएं पैदा हुई हैं, लेकिन मनुष्य का व्यक्ति ही पहले आ गया है, उसका सार बाद में खोजा जाना है। यही ट्रेजेडी है। तो यह व्यक्तित्ववाद अस्तित्ववादी व्यक्तिवाद नहीं है जिसका सार खो गया है।
यह वह व्यक्तिवाद है जो अपने सार को खोजना चाहता है, सारवान बनकर समाज को सारमय बनाना चाहता है। यह मनुष्य की मनुष्यता को उसकी निजता में सुरक्षित रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि यही वह मनुष्य है जो संस्कृति और धर्म का वाहक है, वह संस्कृति का गुड कंडक्टर है। नदी और द्वीप का प्रतीक अज्ञेय को इसकी अनेक सीमाओं के होते हुए भी प्रिय है। नदी की यात्रा का सम्यक स्वरूप स्रोत से सागर तक या उद्गम से विसर्जन तक है। गहरे प्रवाह वाली सदा नीरा नदियों में भी द्वीप बनते रहते हैं। नदियों के अपवाह से और उनमें साध भरने से द्वीपों का निर्माण होता ही रहता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में ये द्वीप दृश्य होते हैं और वर्षा काल में अदृश्य हो जाते हैं। जल स्तर बढ़ने से द्वीपों का आकार समाप्त हो जाता है, किंतु उनके घटते ही द्वीप फिर दिखाई देने लगते हैं, फिर बनने लगते हैं। कुछ द्वीप इतने बड़े हो जाते हैं कि वे मिट भी नहीं पाते। ब्रह्मपुत्र का माजुली द्वीप इसी प्रकार का एक द्वीप है। द्वीप वस्तुतः भूखंड के ही छोटे रूप हैं। धारा के दोनों तरफ भूखंड है जो द्वीप से जुड़ा हुआ है। लेकिन अज्ञेय की इस कविता के लिए एक ऐसे प्रवहमान और अनंत पाटों वाली नदी की कल्पना करनी पड़ती है जिसकी धारा में व्यक्तित्व के छोटे छोटे अनेक द्वीप लेकर बनते मिटते रहते हैं। इसे कल्पित करने के लिए अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप से एक अंश उद्धृत किया जा सकता है। भुवन ने संकुचित होकर कहा, आप शायद ठीक कहती हैं, लेकिन मानवता न सही जीवन की बात जब मैं कहता हूँ तब अपने जीवन से बड़े एक संयुक्त व्यापक समष्टिगत जीवन की बात सोचता हूँ। उसी से एक होना चाहता हूँ। अगर वह बहुत बड़ा प्रवाह है तो उसकी धारा को बाहों से घेर लेना चाहता हूँ, या वह छोटे मुँह बड़ी बात लगे तो कहूँ कि उस पर एक पुल बांधना चाहता हूँ, चाहे क्षण भर के लिए। मैं तो समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे भी और स्थिर भी, प्रवाह में सदा असहाय भी। न जाने कब प्रवाह की एक स्वैरिणी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न हो। हम ही द्वीप हैं मानवता के सागर में, व्यक्तित्व के छोटे छोटे द्वीप, और प्रत्येक क्षण एक द्वीप हैं। खासकर व्यक्ति और व्यक्ति के संपर्क का, कांटेक्ट का प्रत्येक क्षण अपरिचय के महासागर में एक छोटा किंतु मूल्यवान द्वीप है। हम जीवन की नदी के अलग अलग द्वीप हैं। ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते, नदी निरंतर उनका भाग्य गढ़ती रहती है। द्वीप अलग अलग होकर भी घुलते और पुनः बनते रहते हैं। नया घोल, नए अणुओं का मिश्रण, नई तलछट, एक स्थान से मिटकर दूसरे स्थान पर जमते हुए नए द्वीप। कितना बड़ा है जीवन, कितना विस्तृत, कितना गहरा, कितना प्रवहमान, और उसमें व्यक्ति की ये छोटी छोटी इकाइयाँ प्रवाह से अलग जो कोई अस्तित्व नहीं रखती, फिर भी संपूर्ण हैं, स्वायत्त हैं, अद्वितीय हैं और स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि अंततोगत्वा आत्मानुशासित हैं, अपने अपने आगे उत्तरदायी हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अज्ञेय प्रायः इस प्रतीक को कई अर्थों में ग्रहण करते रहे हैं। नदी कभी जीवन धारा है और द्वीप पुल बनाने के लिए योजक। नदी कभी बढ़कर मानवता का सागर बन जाती है और द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक। कभी सागर अपरिचय का हो जाता है और द्वीप कॉन्टैक्ट के छोटे छोटे क्षण। इसलिए यदि साधारणतया नदी को जीवन की विशालता, परंपरा और गतिमानता, जिसका दूसरा नाम संस्कृति है, का प्रतीक मान लिया जाए और द्वीप को योजक, सेतु, कंडक्टर, प्रवाह से एक ही साथ घिरे और कटे हुए व्यक्ति का प्रतीक, तो नदी के द्वीप कविता का सम्यक अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जीवन समुद्र है और उसमें हमारा अस्तित्व द्वीप की तरह ही है, चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पुल बनाकर ही संबंध बन सकता है। विक्टोरियन युग के अंग्रेजी कवि मैथ्यू आर्नल्ड ने डन के प्रसिद्ध कथन नो मैन इज एन आइलैंड को रिवाइज करते हुए कहा था, वी मॉर्टल्स आर इंडीड इन द सी ऑफ लाइफ इनआइल्ड। अस्तित्व स्वयं में एक पुल है जिससे पार जाकर ही हमारा होना संभव होता है। बीइंग इज द फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट दैट लिविंग फिल्टर्स एंड ड्रीमिंग। इन दिस वे बीइंग इज अ ब्रिज बिटवीन रियलिटीज। स्वयं इस कविता में ही नदी को माँ कहा गया है, उसे संस्कार दात्री कहा गया है और भूखंड को अपना पितर कहा गया है। अज्ञेय की काव्य की बनावट में मिथकों और आद्य बिंबों का सर्वाधिक योगदान है। वह तुरंत हमें समूह मन से जोड़ देता है। इन मिथकीय प्रतीकों से अज्ञेय संस्कृति से ही जुड़ते हैं। भवंती में वह लिखते हैं, नदी माँ है,
नदी तट की संस्कृतियां सभी मातृकाएं पूजती हैं और सभी मातृपूजक संस्कृतियां नदी तटों पर ही जन्मी हैं, पनपी हैं। समाज का जीवन ही संस्कृति है। हम सब उसमें उभरे हुए व्यक्तित्व के छोटे छोटे द्वीप हैं। भाषा के स्तर पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हम नदी के द्वीप हैं। यह हम इसका प्रयोग समुदाय के लिए हुआ है। अब यह नहीं कहते कि मैं नदी का द्वीप हूं, वो कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। उनकी मानसिकता को पूरा खोल देने वाला यह छोटा वाक्य हम नदी के द्वीप हैं अपने में एक पूरा विचार, एक प्रतीक है। अज्ञे ने बहुत पहले आह्वान कविता में लिखा था, कौन हूं मैं तेरा दीन दुखी पद दलित पराजित, आज जो कि क्रुद्ध सर्प से अतीत को जगा, मैं से हम हो गया। याद कीजिए निराला जी को जब उन्होंने कहा था, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। अज्ञे कहते हैं कि कौन हूं मैं तेरा दीन दुखी पद दलित पराजित, आज जो कि क्रुद्ध सर्प से अतीत को जगा, मैं से हम हो गया। मैं से हम होने की यह प्रवृत्ति नदी के द्वीप में सार्थकता को प्राप्त होती है और कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। छोटे वाक्य और पूर्ण विरामों की अधिकता इस कविता में विचारों को अलग अलग ईंट की तरह सजाती है। कविता का शिल्प धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। अज्ञे की कविताओं में एक चिंतक का स्वरूप बाहर झांकता है, एक कवि की सहजता भी साथ ही होती है। अज्ञे विचारों के अनुभव और संवेदनशील पक्ष को धीरे से चुन लेते हैं, उसके बहस तर्क और नीरस पक्ष को छिलके की तरह उतार देते हैं। और यह सही है कि बहस के छिलके के उतर जाने के बाद कोई भी विचार संवेदना ही होता है। अज्ञे की अधिकांश कविताओं में यह छिलका उतार देने वाली प्रवृत्ति दिखलाई देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस कविता का उद्गम ही एक बहस से हुआ, जैसा शिखर से सागर तक में रामकमल जी ने कहा है। इसलिए नितांत ठंडेपन से कही गई इस कविता में वैचारिक ऊर्जा रह रहकर सिर उठाती है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, यह एक ही लंबा वाक्य सीधे सीधे नदी के प्रवाह की दिशा की बन जाता है। हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वह हमें आकार देती है। व्यक्तित्व के अनेक कोण आयाम गलियां अंतरीप उभार और सैकत कूल आदि सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। संस्कृति और जीवन एक ही साथ अनेक व्यक्तित्व रचते हैं, उनमें अनेक बार निर्माण और नाश की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस कविता में अनेक पदों पर जोर है। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। इस जोर का प्रभाव कविता के अर्थ पर व्यापक रूप से पड़ा हुआ है। दरअसल इस कविता का अर्थ उसके सशक्त वाचन से अपने आप खुलता है। माँ है वह का अन्वय करने से सारा सौंदर्य विनष्ट हो जाता है। वह माँ है अगर इस तरह से लिखें तो उससे वही बात नहीं बनती। इतना छोटा वाक्य और इतना विशिष्ट क्रम, इसका गद्यार्थ भी यूँ नहीं किया जा सकता कि नदी माँ की तरह होती है, वह द्वीपों को उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। ऐसी कविताओं की व्याख्या में कविता का अनर्थ कर देने की स्थिति बार बार खतरनाक रूप से सामने आती है। इन कविताओं में काव्य भाषा का निर्विकल्प रूप इस तरह घटित कर दिया गया है कि उसका सम्यक बोध मात्र सही सश्वास और पदों पर विशेष जोर देकर ही किया और कराया जा सकता है। प्रायः यह कविता विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में रहती है और उसकी व्याख्या अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की कविताओं का मूल्यांकन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। यह कविता सोचने के लिए बाध्य करे और उससे इस प्रतीक कविता के अनेक आयाम खुलें जो व्यक्ति समाज और संस्कृति की पृष्ठभूमि को उभार सकें, तभी इसका सही मूल्यांकन हो सकता है। कारण पदों को इधर उधर करने से कविता का दोहरा तिहरा आयाम नष्ट होकर इकहरा हो जाता है। काव्य भाषा को गद्य भाषा में ढालकर बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। काव्य भाषा तो स्वयं एक भाषा है। यदि वह दुर्बोध है तो उसके लिए गद्य का आश्रय लिया जा सकता है, परंतु इन जैसी कविताओं, और आज तो ऐसी ही कविताएं अधिक हैं, को उसकी संरचनात्मक अन्विति में, उनके कॉम्पैक्ट कंपोजिशन में ही समझा जा सकता है। वस्तुतः काव्य भाषा की पड़ताल ही वह समग्र माध्यम है जिससे कविता का अन्वय भी नहीं होने पाता और उसका संप्रेषण भी सुगम हो जाता है। आगे की पंक्तियां देखें।
किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। किंतु हम हैं द्वीप, पूर्ण विराम, हम धारा नहीं हैं, पूर्ण विराम। स्थिर समर्पण है हमारा, पूर्ण विराम। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, पूर्ण विराम। क्योंकि बहना रेत होना है, पूर्ण विराम। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पूर्ण विराम। प्लवन होगा, पूर्ण विराम। ढहेंगे, पूर्ण विराम। सहेंगे, पूर्ण विराम। बह जाएंगे, पूर्ण विराम। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। यह कविता मात्र व्यक्तित्व बोध की ही कविता नहीं है, वस्तुतः यह जीवन बोध की कविता है। संस्कृति को महत्व देने की बात जीवन को ही महत्व देने की बात है। इन पंक्तियों में छोटे वाक्यों की भरमार है। लगभग हर वाक्य पर तो पूर्ण विराम है ही, वह क्रियाओं पर भी हैं। कविता की धारा में थाह थाह कर जैसे वाक्य आकर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे वाक्य जैसे व्यक्तित्व के छोटे छोटे द्वीप बना रहे हैं। इस प्रवाह में दो पूर्ण विरामों के बीच में पड़े हुए साधारण वाक्य और क्रियाएं भी विशिष्ट हो गई हैं। यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि विशिष्टता अपने को भिन्न कर लेने में है। अपने को प्रवाह में थोड़ा जमा देने की प्रक्रिया, खड़े हो जाने की प्रक्रिया ही द्विपत्व का विकास है। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। इस लंबाई में, क्योंकि इनका अर्थ लय एक ही है, इन छोटे वाक्यों का अपना निजी और सार्थक स्वरूप उभरता है। प्रत्येक वाक्य अपने में पूर्ण विचार खंड बनकर आता है और कविता धारा को आगे बढ़ाता है, उसे रोकता नहीं है, उसे गंदलाता नहीं है। हम कह सकते हैं कि काव्यानुभूति, एक्सपीरियंसिंग ऑफ पोइट्री, काव्यानुभूति ही वह मूल कारक है जो भाषा की वाग्मिता में स्पष्ट हस्तक्षेप करती है, वही संप्रेषण में परिवर्तन करती है। काव्यानुभूति का रंग एक ही नहीं होता, वह बदलता रहता है। ठीक इसके पहले की एक कविता है अज्ञे की कलगी बाजरे की, उसमें यह काव्यानुभूति की प्रक्रिया ठीक इसी तरह नहीं मिलती। उसमें लय का दूसरा ढंग है और प्रवाह विभिन्न कोटि का है। उसमें वाक्य बहुत लंबे लंबे हैं। इस कविता के वाक्य अत्यंत छोटे हैं, उसमें बहुत लंबे हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या कि टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता। अब ये इस तरह की लंबी लंबी पंक्तियां हैं, लेकिन इस कविता के वाक्य अत्यंत छोटे हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। उनमें अपना ही अर्थ है। एक ही पद ढहेंगे में ही सारा अर्थ चमत्कार छुपा हुआ है। ऐसी क्रियाएं पूरी कविता की कड़ी को आगे बढ़ाती चलती हैं, पूरे अर्थ को भी साथ ही ढोती चलती हैं। इन वाक्यों, पदों और क्रियाओं पर ऐसा रंग चढ़ा है जो उससे उस पर से उतरता नहीं है। इन उदाहरणों में स्थिर समर्पण, सदा से द्वीप और सुतस्विनी के प्रयोग व्यक्तित्व की चिरंतनता और उसके सामाजिक विसर्जन को ही रेखांकित करते हैं। क्योंकि बहना रेत होना है में रेत होना एक स्तर पर अभिधात्मक होकर भी व्यक्तित्व की निस्सारता को जिस सूक्ष्मता से संकेतित करता है वह अत्यंत विशिष्ट है। व्यक्तित्व के न रहने पर व्यक्ति का अर्थ ही क्या है? हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। इस कविता के निम्न 3 वाक्य अतिरिक्त लगते हैं। यद्यपि अज्ञे ने इन्हें किसी विवशता में ही रखा होगा, किंतु ये कविता को अपनी जड़ बहस, एब्सर्ड डिस्कशन की ओर खींचना चाहते हैं। इसमें सादा शब्द अनुपयोगी है, बिल्कुल नहीं जचता। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, यहां तक कविता पिछले क्रम में चलती है। किंतु इसके बाद रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे में भाव विचार को कुछ अधिक खींचा गया लगता है। किंतु थोड़ी देर में अज्ञे अपनी पुरानी भूमि पर लौट चलते हैं। ये एक सधे हुए अनुशासन का बोध कराता है। फिर वो कहते हैं, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। शाप और नियति शब्द नदी के द्वीपत्व की संकीर्णता को पुष्ट नहीं करते, बल्कि कई स्तरों पर उसे नकारते हैं। नदी के पुत्र नदी के क्रोड़ में बैठे हुए हैं, यह उनकी सीमा है, किंतु यह शाप नहीं है। यही द्वीपों की नियति है। द्वीप होने का अर्थ ही है प्रवाह से कटना और नदी के क्रोड़ में बैठना। वह बृहद भूखंड से द्वीपों को मिलाती है, क्योंकि वह द्वीपों का पितर है। यहाँ पर अज्ञेय की विवशता भी दिखाई देने लगती है।
अज्ञेय की व्यवस्था यानी इस चुने गए प्रतीक की सीमाएं। प्रतीक तक तो ठीक ही है, किंतु बहुत व्यापक नहीं बन पाता। इस पर गहरे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। क्या व्यक्ति की नियति है कि वह द्वीप बना रहे? मनुष्य अपने प्रवाह से कटकर नहीं जी सकता। यदि द्वीपों ने स्थिर समर्पण कर दिया है तो संपर्क का कार्य कैसे होगा? क्या एक द्वीप से दूसरा द्वीप कभी संवाद नहीं करेगा? दूसरा प्रश्न तो भौगोलिक ही है कि नदी बृहद भूखंडों से द्वीपों को किस प्रकार से मिलाती है। नदी की गोद में शिशुवत बैठे रहना ही द्वीपत्व है, अथवा उससे बाहर जरा धारा में चलना फिरना भी संभव होगा? क्या ये द्वीप बाल द्वीप हैं अथवा इनमें विकास की प्रक्रिया भी है? द्वीप जब बहने लगता है तो नदी को गदला किस प्रकार करता है? जीवन के प्रवाह में व्यक्ति द्वीप कैसे हो सकता है, जबकि उससे करोड़ों किलोमीटर दूर नक्षत्रों, तारों और सूर्यों का प्रभाव उसके ऊपर न केवल पड़ रहा है बल्कि वही उसका जीवन स्रोत है। यदि वे वहां बुझ जाएं तो यहाँ नदी का द्वीपत्व भी समाप्त हो जाएगा, आदि आदि। इसलिए इस प्रतीक की सीमाओं को देखते हुए ही इसके साथ न्याय हो सकता है। सामाजिक क्रांति अथवा विप्लव के क्षण में नदी की द्वीपों की भूमिका अपने को मिटा देने की है। उस काल में वह व्यक्तित्व नहीं निर्मित करना चाहता। भूखंड के दाय को द्वीप धारण करते रहेंगे और उन्हें संस्कृति की नदी सुसंस्कृत करती रहेगी। प्रक्रिया के शांत होने पर द्वीप फिर आकार लेंगे। प्रश्न वही है कि क्या नदी के बढ़ने, उसमें प्लवन ले आने में द्वीप कोई सहयोग नहीं करेंगे? नदी क्या केवल अपने आह्लाद से या दूसरों के अतिचार स्वैराचार से ही घरघरा कर उठेगी? और यदि दूसरों के किसी अतिचार से ही नदी में बाढ़ आ जाए तो द्वीप उसे चुपचाप स्वीकार कर लेगा? दरअसल अज्ञेय उस काल में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने के इच्छुक हैं। वह समय तत्कालीन देश और काल का ही द्वीपवत उभार है, ऐसा मैंने पहले ही कहा। व्यक्तित्व यदि किसी सामाजिक जागरण में खो भी जाए तो ठीक है। जीवन की यह विशाल नदी हमें फिर से संस्कृत करेगी, प्राणमान बनाएगी। यदि सामाजिक क्रांति और जन जागरणों से इस नदी में प्लवन उठे तो भी द्वीप उनके साथ मिल जाएंगे। और यदि किसी के अत्याचार या तानाशाही के कार्यों से नदी की धारा में बहाव आए, उलट पुलट हो, तो द्वीपों को तो यूं भी मिट ही जाना है, क्योंकि वह भूमिका कर्मनाशा होगी, कीर्तिनाशा होगी। यह अज्ञेय की तत्कालीन परिस्थिति पर एक टिप्पणी भी है। ऐसी परिस्थिति में द्वीपवत व्यक्तित्व बनाने वाले कवि, कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक आदि सब मिट ही तो जाएंगे। किंतु नदी है तो द्वीप भी होंगे ही होंगे। बाढ़ का जल शांत होगा और फिर से व्यक्तित्व के छोटे छोटे द्वीप उभरेंगे। नदी माँ है, संस्कृति माँ है, वह फिर से उन पैर टिकते आकारों को सुसंस्कृत करेगी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन के बाद भारत संघ का उभार द्वीपवत ही है। इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का योगदान बहुत है। सुनील खेलनानी ने द आइडिया ऑफ इंडिया में लिखा है, सिंस इट्स इनागुरेशन amidst the intense drama, excitement and horror of 1947, the public life of independent India has presented a scene of vivid collective spectacles and formidable individual characters, of unexpected achievements and unforgivable failures. उन्होंने आगे लिखा है कि the many civilizational strands on the Indian subcontinent have uncomfortably but inescapably been confronting modernity, a seductively wrapped and internally inconsistent mixture of instrumental rationality, utilitarianism, and respect for individual autonomy and choice. From this perspective, one can focus on the question of whether a culture and its members can sustain their distinctive character once they entrust their destiny as they must to a modern state. यही समस्या अज्ञेय के सामने है। किंतु ऐसे विप्लव में व्यक्तित्व बचा कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। वह कहते हैं तो हमें स्वीकार है वह भी। भारतीय संस्कृति की स्रोतस्विनी में दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से ही विप्लव आता रहा है। एक समय रहा होगा जब यह आह्लाद से उठी होगी, किंतु पिछली अनेक शताब्दियों में देश का उत्थान पतन दूसरों के अतिचार के ही कारण होता रहा है। नदी की इस घरघराहट में पुनर्जागरण काल से ही द्वीपों ने पैर टेकना आरंभ कर दिया था। पैर टेकेंगे में संघर्ष की उसी ध्वनि को पहचान मिलती है। समाज से जो दाय मिला है और मिलता रहा है, उन सब को संस्कृति ही मांजती है। मांजने में जो मैल छुड़ाने और धो पोंछ कर साफ चिकना करने की बात है, उसे संस्कृति ही कर सकती है। भारत के पास वही एक साधन है, वही एक रिसोर्स है जिसको हम कल्चर कहते हैं। देश ने फिर से पैर टेका है, उसे संस्कार देना आवश्यक है। यही अज्ञेय के केंद्र में है। इसीलिए समाज और व्यक्ति से अधिक बड़ी बात है संस्कृति। कवि प्रार्थना और निवेदन के स्वर में कहता है कि माता
उसे फिर संस्कार तुम देना। इस प्रकाश में कविता की लड़खड़ाहट एकदम से खुल जाती है और नदी का वही वेग इसमें फिर से व्याप्त हो जाता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से, तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। यह श्रुतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तू हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। प्लावन के घर घराने और नदी के काल प्रवाहिनी बन जाने को लंबे और मुखर वाक्य में तत्सम प्रधान आवेग प्रदान किया गया है। जैसे वह नदी कीर्तिनाशा और कर्मनाशा हो ही गई, और तो हमें स्वीकार है वह भी का ठंडापन उसे स्वीकार भाव में ही व्यक्त करता है। छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे में फिर वही छोटे छोटे वाक्य जैसे पैर टेकने लगते हैं। व्यक्तित्व का आकार और संस्कार की तुकें लय में प्रभावी हो जाती हैं। फिर तुम देना में तुम पर जोर कवि की आत्मनिष्ठ संस्कृति को कभी कहीं पर यह स्पष्ट नहीं करता कि संस्कृति से उसका आशय क्या है, इस कविता के केंद्र में फिर ला देता है, जो कि अंतिम और स्थायी प्रभाव है। इस कविता में रचयिता का व्यक्तिमन अपने समूह मन से मिल जाना चाहता है, किंतु उसे मिट जाने का खतरा भी है। कीर्तिनाशा और कर्मनाशा घोर काल प्रवाहिनी नदी कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को भी प्रतीकित करती है, जो व्यक्ति को लील जाना चाहता है। कवि भाषा में अपनी मानवीय पहचान को इसी भय के ब्याज से बचाने का उपक्रम भी करता है। मार्क डोटी ने अपनी कविता और डिस्प्ले ऑफ मैकरेल की संरचना के विषय में लिखा है कि आई फाइंड दिस कंसोलिंग स्ट्रेंजली एंड मे बी दैट इज द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ दिस पोएम, an attempt at cheering oneself up about the mystery of being both an individual and part of a group, an attempt on the part of the speaker in the poem, me, to convince himself that losing individuality, slipping into the life of the world could be a good thing. All attempts to console ourselves, I believe, are doomed because the world is more complicated than we are. Our explanations will fail, but it is our human work to make them. नेहरू अभिनंदन ग्रंथ में अज्ञेय बतौर संपादक सम्मिलित हैं और उन्होंने तमाम लेखकों के लेखों के बीच में अपनी ओर से यही कविता नदी के द्वीप रखी है, जो समकालीन संस्कृति में व्यक्ति और समाज के विवेक पर उनके मंतव्य के एक विशेष पक्ष को रेखांकित करती है। यह एक छोटा सा अंश मैंने आपके लिए पढ़ा अर्पण जी के आदेश पर, और मुझे उम्मीद है कि यह नदी के द्वीप के विषय में ये एक जो छिटपुट नोट है आपको रुचिकर प्रतीत होगा। चूँकि लगभग एक घंटे का समय हो गया है और हम लोगों ने कुछ अनौपचारिक बातें भी की हैं और कुछ नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत भी किया है मैंने, तो मुझे लगता है कि ये मेरा समय समाप्त हो रहा है और रचनाकार और रचनाकर्म को लेकर जो बातें कही जा सकती थीं, पार्थक्य को देखते हुए, रचनाकार और रचनाकर्म के भीतर के पार्थक्य और उनके आंतरिक सुमेल को देखते हुए उन चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालने का मैंने काम किया, जिसके लिए अर्पण जी को मैं बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही आभार भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर मुझे अज्ञेय जी की स्मृति में उनकी 111वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। आप सब लोग जो जुड़े रहे, सुन रहे थे और पसंद कर रहे थे, उन सब के प्रति भी मैं आत्मीय कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे उम्मीद है और आशा है कि कभी अज्ञेय को लेकर और भी हम लोग बातचीत करेंगे और फिर आपके सामने हम उपस्थित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार बंधुओं।